हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ का जो क्लास 12th का हमारा सैम्पल पेपर चल रहा है उसका अब 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं करा चुका हूँ ना। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 31 और 32 करेंगे। ये बड़े क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको आपको पार्ट्स में कराऊंगा। 4 क्वेश्चन होते हैं टोटल, मैं आपको दो करके कराऊंगा। और ध्यान रहे ये 200 वर्ड्स तक लिखने होते हैं। ठीक है, मे बी अबाउट। ठीक है, तो 200 वर्ड्स का मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 पेज से तक आप लिख सकते हो, 3 पेज तक मैक्सिमम। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर अटेम्प्ट में चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में यदि आप यहाँ से पहले देख पा रहे हो तो 1 मार्क 3, 4 और 2, 6, मतलब 3 हिस्सों में ये क्वेश्चन बटा हुआ है। ये एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12th अप्रैल 1988 एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ इन द सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. It was given statutory status in 1992 through an act of parliament. और सबसे पहले क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी विच हैज़ बिन हाईलाइटेड अबव. नंबर 2 में हमें क्या देना है? स्टेट द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी. ओके, आइडेंटिफाइड इन पैराग्राफ, मतलब जो हम यहाँ बॉडी की बात करेंगे वो उसका 3 ऑब्जेक्टिव्स भी देने हैं. और स्टेट 2 functions that are to be performed by the for the development of securities market by the regulatory body identified in para number 1. ओके, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है। ये 31 में आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए। तो ये इसका तो सेबी है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका आंसर है। और अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, कोई 3 आप लिख सकते हो। टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज and the security industry to promote their orderly function. Number 2, to protect the rights and interest of the investors, particularly individual investors, to guide and educate them. तीसरा, to prevent the trading malpractices and achieve a balance between self-regulation by the security industries and its statutory regulations. Fourth, to regulate and develop a code of conduct and fair practices by intermediaries like brokers, merchant brokers, etc. with a view of making them competitive and professional. तो बच्चों ये तो उन्होंने लिख दिए 4 पॉइंट। अब आगे बात करेंगे, आपको कोई 3 याद रखने हैं, तो आप इसके अलावा भी अगर आपको और कोई 3 याद है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब डेवलपमेंटल फंक्शन, अब किस फंक्शन की बात की जा रही है? अब यहाँ पे वो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा समझ ले। एनी 2 फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, तो डेवलपमेंटल फंक्शन आ रहे हैं। इसमें भी कोई 2 लिखने हैं। एक तो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और उसके बाद तीसरा क्या है बच्चों? अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये थे क्वेश्चन के आंसर। अब इसके हेडिंग्स बना के इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो 200 वर्ड्स तक। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। और यहाँ पे हमें ध्यान देना है, और मतलब 6 ये मार्क्स का करना है या 6 मार्क्स का ये करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, स्पेशलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजरियल डेवलपमेंट, कॉस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जितने भी डिफरेंसेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ आपको याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो तो कोई भी बेसिस पे मांगेंगे आपको जवाब देना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन डिविजनल की। तो ये आपके लिए कोई बड़े या मुश्किल पॉइंट नहीं है, ये बहुत इजी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम इसके अगले पॉइंट्स की भी बात कर देता हूँ। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन डिपार्टमेंट, ये फंक्शनल की है, ये फंक्शनल है। ये अगेन कौन सा आ गया? डिविजनल।
ठीक है। मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट एज ईच functional manager has to report to the top management. Easier autonomy as well as the chance to perform multiple functions helps in managerial development. उसके बाद कॉस्ट क्या है, functions are not duplicated hence economical, duplication of resources in various departments hence costly. और उसके बाद क्या, coordination, difficult for a multi-product company, easy because of functions related to a particular product are integrated in one department. ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो बच्चों उसका दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ कॉपरेशन ऑपरेशंस एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। In light of the above statement, explain how effective delegation helps the organization in achieving objectives. तो इसमें पहली बात क्वेश्चन थोड़ा समझने की बात है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली लाइन में तो उन्होंने ये लिखा कि डेलीगेशन कैसे करते हैं। डेलीगेशन हेल्प करती है एक मैनेजर को कि वो अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन को एक्सटेंड करे, एंड क्योंकि विदाउट इट एक्टिविटीज वुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू हिम, एक्टिविटीज उस तक ही सीमित रह जाएंगी। और इसमें अब को देखते हुए एक्सप्लेन करो इफेक्टिव डेलीगेशन हेल्प्स, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव डेलीगेशन से। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया सिग्निफिकेंस, मतलब इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का दूसरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंस आपको देनी है किसकी, डेलीगेशन की। तो 6 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो आप इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, तीसरा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, चौथा फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, उसके बाद बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। ये 6 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने बच्चों। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेलीगेशन में आएगा बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज द मैनेजर्स आर एबल टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। और उसके बाद एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड दिस मे गिव राइज टू लेटेंट एबिलिटीज इन दैम। ठीक है, उनकी छुपी हुई एबिलिटीज का भी पता चलता है कि किस काम के लिए वो माहिर हैं। इट मेक्स देम बेटर लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। ठीक है बच्चों, अब थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। इट ऑल्सो हैज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बिल्ड एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ द एम्प्लॉय एंड इम्प्रूव्स हिज कॉन्फिडेंस। उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ growth. Delegation helps in the expansion of an organization by providing a ready workforce to take up the leading position in new ventures. और फिफ्थ पॉइंट है बच्चों basis of management hierarchy. Delegation of authority establishes superior subordinate relations को अच्छे बनाने में भी सहायता करता है, which are the basis of hierarchy of management. And last point 6 point, the elements of delegation, मतलब better coordination कैसे होता है। The elements of delegation helps to define the उनकी powers, उनकी duties, उनकी answerability related to various positions in an organization. This helps to avoid overlapping of duties and duplication of work. तो बच्चों आप इस तरीके से अपने आंसर को दे सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक।